ये हमारा पार्क है, ये किसी को ऐसे दिया नहीं जा सकता। अवाम आ जाएगी उस पार्क पे बैठ जाएगी, फिर कैसे हैंड ओवर करेंगे। शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कराची के जख्मों पे अगर मरहम रख रहा है कोई तो मलिक रियाज साहब है। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामलात हैं। अभी कुछ ही देर कबल जो प्रोविजनल रिजल्ट्स हैं सेंसस के वो भी सामने आ चुके हैं, जिसके मुताबिक तकरीबन 47 मिलियन सिंध की आबादी बनती है और सब में ज़्यादा अर्बनाइज्ड प्रोविंस अगर पाकिस्तान का कहा जाए तो सूबा सिंध है, जिसमें तकरीबन ये रेशो जो हो चुका है अर्बन रूरल का वो 52% पर आ चुका है। यानी 52% अर्बन पॉपुलेशन है, 48% रूरल पॉपुलेशन है। ये अभी कुछ ही देर कबल के जो रिजल्ट्स काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सामने आए हैं तो उस हवाले से ये तमाम चीज़ें सामने रिजल्ट्स के हवाले से आई हैं कि पॉपुलेशन कितनी है सूबा सिंध की। अब कराची जो सब में बड़ा शहर जिसको कहा जाता है और मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिसमें बेसिक नेसेसिटीज़ की कमी है, जिसका बार बार मिसाल हमारे सामने आया होकर आ जाती है। वो मसला कचरे का हो, वो मसला पानी का हो, वो मसला किसी और इस बेसिक नेसेसिटीज़ का हो, जो बेसिक सिविक लाइफ होती है जिसका ताल्लुक सिंध हुकूमत या इस वक्त की जो KMC होता है यानी जो म्युनिसिपल सर्विसेज फराम करते हैं उन पर जिम्मेदारी आयद होती है, वो फेलियर हमें बार बार आया होता हुआ नजर आता है। मिसाल के तौर पर अभी बारिशें हुई आपने देखा कराची में, और इन बारिशों में हमने फिर एक बार देखा ये सिस्टम पूरी तरह एक्सपोज हुआ जब कई हलाकतें हुई। कराची जैसा शहर जिसमें इतनी रेजिस्टेंस नहीं है कि वो 41 मिलीमीटर की बारिश को सह सके और उसमें इतनी हलाकतें हो जाएं, तार गिरने से, सड़कों के नाकिस निज़ाम की वजह से ड्रेनेज सिस्टम के नुक्स सामने आ जाएं, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं कि बार बार तवातुर के साथ हमारी आंखों के सामने आती हैं, लेकिन फिर मीडिया पर आती हैं, कुछ दिन बाद ओझल हो जाती हैं। हमने रिसेंटली ये भी देखा कि बाग इब्ने कासिम के हवाले से, जिसका रकबा तकरीबन 130 एकड़ बताया जाता है, इस हवाले से सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये पार्क उन्होंने दिया था बहरिया टाउन को। और इस नोटिफिकेशन के बाद हमने देखा कि कराची के जो मेयर हैं वसीम अख्तर साहब, उनकी तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। उन्होंने कहा कि हरगिज़ ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने स्टेटमेंट्स में यह तक कह दिया कि सूबा सिंध की हुकूमत लगता है कि प्राइवेटाइज कर रही है गवर्नेंस को, एक प्राइवेट कंपनी को यह तमाम मामला दे रही है। वसीम अख्तर साहब की स्टेटमेंट्स जो उस वक्त आई थी इस पार्क के हवाले से, पहले चल के वो सुनते हैं कि उन्होंने कहा क्या था और उनका मौकिफ उस वक्त क्या था। लेट्स हियर दैट फर्स्ट। आज ये दूसरा नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट का सस्पेंड हुआ है। ये बैड गवर्नेंस की मिसालें हैं। अगर कोई समझता है कि उसने ये दीवार वो सही खींच रहा है, मेरी नज़र में तो वो गलत खींच रहा है। पार्क के अंदर दीवार खींची नहीं सकती। पार्क के अंदर आप कैसे दीवार बना रहे हो? व्हाट्सएप पे मैसेज पे कह रही है कि बहुत अच्छा स्टेप लिया, ये हमारा पार्क है, ये किसी को ऐसे दिया नहीं जा सकता। अवाम आ जाएगी उस पार्क पे बैठ जाएगी, फिर कैसे हैंड ओवर करेंगे। मेरी नॉलेज में तो बहुत कुछ है, यहाँ बोल नहीं सकता मैं, बाद में बोलूंगा। पार्क के तनाज़े को लेकर वसीम अख्तर साहब का मौक़िफ़ सामने है, जिस पर उनको पजीराई भी मिली उस पर, और कुछ तनकीद का निशाना भी हुए पीपल्स पार्टी की तरफ से और बड़े मामलात गर्म हुए उस पर। लेकिन फिर हमने देखा कि वसीम अख्तर साहब अचानक यू टर्न उनकी पॉलिसी में आया। सो कलाबाजी के हैं, यू टर्न के हैं, या आइंदा आने वाले इलेक्शन जो कि करीब ही हैं, 1 साल बाद हैं या 1 साल से पहले ही इस वक्त हो सकते हैं, उस हवाले से कोई इलेक्टोरल शिफ्ट है MQM की पॉलिटिक्स में, यह क्या है? क्योंकि वसीम अख्तर साहब मलिक रियाज साहब के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में MOU का जिक्र होता है, जिसके तहत कराची से कचरा उठाया जाएगा। 10 अरब के प्रोजेक्ट की बात होती है, 10 अरब फाइनेंसिंग की बात होती है। वही वसीम अख्तर साहब जो सिंध हुकूमत पर यह इल्जाम लगा रहे थे कि दरअसल सिंध हुकूमत प्राइवेटाइज कर रही है गवर्नेंस को, और एक ऐसे शख्स को जिसके बारे में उन्होंने कह दिया जी जमीनों पर कब्जे और पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा दिए, और मैं हरगिज उन इल्जाम को बैक नहीं कर रहा यहां पर, लेकिन उन्होंने लगाए। और आज वो अब क्या कह रहे थे, ये जरा सुने वसीम अख्तर साहब। ये MOU सिर्फ बैकलॉग रिमूवल के लिए है। MOU में मेंशन है कि जो इसकी कंसिस्टेंसी के लिए डेली जो रूटीन का गार्बेज है उसको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो पॉलिसी बनाए। अभी हम MOU एक्सचेंज करेंगे बहरिया के साथ, और उसके बाद ईद के बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कराची के जख्मों पे अगर मरहम रख रहा है कोई तो मलिक रियाज साहब है।
कराची के जख्मों पे कोई अगर इस वक्त मरहम रख रहा है तो वो मलिक रियाज हैं, हकीकत में होंगे। लेकिन वसीम अख्तर साहब, आप अचानक इतना बदल क्यों गए? हमने कोशिश की आपको प्रोग्राम में बुलाएं, आप आए नहीं, और जवाब इसका आपसे लेना बेहतर है। अभी भी प्लेटफॉर्म हाजिर है, लेकिन एक नहीं कई मिसालें इस प्रोग्राम में बार बार दिखा चुके हैं जहां पर कचरे के ढेर मौजूद थे। क्या किया इस वक्त सिटी गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने? मिसाल के तौर पर औरंगी टाउन, जिसको एक बार नहीं कई बार प्रोग्राम में हमने दिखाया कि इकबाल मार्केट के साथ सिर्फ कब्रिस्तान की सूरत हाल आपको दिखाते हैं बार बार, कि जहां कचरे के ढेर, इतने ढेर के वहां पर इंसान का जीना, जो मुर्दे दफन उनका जो वहां जाना कब्रिस्तान में, जो एक तौहीन होती है कब्र की, और एक जो इज्जत होती है उसकी भी तौहीन हो रही है वहां पर। ये एक नहीं, कराची शहर में ऐसे कई मनाजिर मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब इस नए विजन के साथ क्या अचीव कर सकेंगे, हम ये जानेंगे। सवाल हमारे साथ ऑपोजिशन रहनुमा भी मौजूद होंगे सूबे सिंध के, जिस तरह मैंने कहा हमने कोशिश की वसीम अख्तर साहब आए और उनके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर भी है कि वो क्या इस पर कहेंगे कि ये जो सडन चेंज ऑफ हार्ट है, चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, कोई जादू की छड़ी है, क्या वजह है। और फिर सिंध गवर्नमेंट भी ज्वाइन करेगी प्रोग्राम में, जो उनके ऑफिशियल वजीर इत्तलात हैं वो भी साथ होंगे, और उनसे भी जानेंगे कि उनके नजदीक वो इस मुआहदे को कैसे देखते हैं। इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ये हमारा पार्क है, ये किसी को ऐसे दिया नहीं जा सकता। अवाम आ जाएगी उस पार्क पे बैठ जाएगी, फिर कैसे हैंड ओवर करेंगे? शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कराची के जख्मों पे अगर मरहम रख रहा है कोई तो मलिक रियाज साहब है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। अब इतना सडन चेंज जो आपकी पॉलिसी में आया है, ये कराची के मफादात के लिए है, कराची शहर की बेहतरी के लिए है, बहुत अच्छी बात है, कराची से कचरा साफ होगा। लेकिन क्या ये जाती या सियासी मफादात के लिए? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि हमने प्लेटफॉर्म हाजिर था, कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। लेकिन मेरे साथ इस वक्त अपोजिशन रहनुमा भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी खुर्रमशेर जमान साहब मौजूद है कराची स्टूडियोज़ में, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। नुसरत सहर अब्बासी साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं ऑन कॉल। खुर्रमशेर, आपसे पूछना चाहूँगा, वसीम अख्तर साहब कराची शहर की बेहतरी के लिए एक मुआहदा यानी कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक इसी तरह के मुआहदे को, जो लगता है ऐसे ही कॉन्टेंट्स के हिसाब से कि इसी तरह के मुआहदे को वो इससे पहले चैलेंज कर चुके हैं, वो कोर्ट में ले जा चुके हैं, वो उसको रद्द कर चुके हैं, और आज वो खुद ही इस पर एक प्राइवेट कंपनी के साथ मुआहदा कर रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि वो कराची शहर के लिए इस पर बहुत फायदेमंद है। ये आखिरकार क्यों कर रहे हैं? ये इलेक्शन से पहले की सियासत है, ये मफादात की सियासत है, ये कराची के शहर की बेहतरी की सियासत है, क्या हो रहा है? अच्छा, मेरी समझ से बाहर है कि इसके पीछे जो है ना, ये मंतक क्या है कि मलिक रियाज जो है वो 10 अरब रुपए दे रहा है। मलिक रियाज जो है वो 4 आने भी ना लगाए किसी के ऊपर जब तक उसको अपना ज़ाती मुफाद ना मिले। आपको याद हो कि क्लिफ्टन पे उन्होंने एक ब्रिज बनाया, तो ज़्यादा उसके अंदर भी उनका अपना मुफाद था, और उनको ईजी एक्सेस चाहिए था अपनी बिल्डिंग के ऊपर, जो उनकी बिल्डिंग खड़ी हुई है। और उसके अलावा सिंध हुकूमत क्या क्या करती है मलिक रियाज के लिए, वो सब जानते हैं। ये हर कोई जानता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो बेसिकली पार्टनरशिप में इनके साथ काम करती है। अब ये 25 अरब रुपए PMLN की तरफ से कराची के लिए देना, खासतौर पे लेट्स से कि मेयर कराची के लिए देना, वो तो PMLN ने बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, और उसके बाद 10 अरब रुपए जो हैं वो मलिक रियाज की तरफ से ऑफर करना। तो देखिए, इन सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, और ये इसको आवाम को इससे कोई मुफाद होने वाला नहीं है। ये पैसा जाएगा कहाँ, ये पैसा इस्तेमाल कहाँ पर होगा, इसकी रीजंस क्या है? देखें, सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहली जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है कि वो जो इख्तियारात हैं मेयर के उनको दिए जाएँ, और जो इनके फंड्स मिलने चाहिए वो इनको दिए जाएं। अब जो कराची का बेसिकली हाल किया है, वो इस हाल का जो जिम्मेदार है वो दोनों हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जिम्मेदार है और इसके अंदर MQM भी जिम्मेदार है। पिछले 9 साल से ये दोनों साथ हैं, और ऑन एंड ऑफ इनका आना जाना रहा है। 2 साल आप कह सकते हैं कि इनकी आपस के अंदर तलाक रही है, लेकिन 7 साल तो ये आपस में साथ चलते रहे। कराची का हाल इनके दौर के अंदर आप देख लें तो अगर आप याद करें कि ब्रिटिश दौर के अंदर सड़कें धुला करती थी, ब्रिटिश दौर तो बहुत दूर की बात है, इनसे पहले भी सड़कें धुला करती थी। कराची के अंदर आज आप कमर्शियल बिल्डिंग्स का हाल देख लें क्या है, अंदाजन 600 बिल्डिंगें जो हैं वो इलीगल हैं। अब वो 600 बिल्डिंगें खड़ी कैसे हो गई? ज़ाहिर है उसके अंदर रिश्वतें गई हैं, अरबों रुपए दिए गए हैं। जो इनके DG के सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थे वो मुल्क से भागे हुए, उनको आज तक जो है सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, उनके घरों में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। उसके बाद अगर कराची के सफाई के मामला आप देख लें तो मौजूदा सिंध गवर्नमेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है चाइना के साथ, इनकी जो गाड़ियां हैं वो मेरे हल्के में ब्लॉक 5 क्लिफ्टन में बोट बेसिन के पीछे एक प्लॉट है, वहाँ पे कोई अंदाजन 40 से 50 गाड़ियां खड़ी जंग खा रही हैं, और वहाँ पे जो थ्रू मशीनरी वो सफाई नहीं हो रही है। उसके बाद इन्होंने सफाई के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो हैं वो लोगों को हायर करना था जो मैनुअल स्वीपिंग करें। आज तक एक आदमी भी उन्होंने हायर नहीं किया है।
वो अरबों रुपए इनके कहाँ गए हैं, अरबों रुपए का जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका क्या हुआ। पूरा शहर आपका डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया उसका बुरा हाल है, कचरे के ढेरों से भरा हुआ है वो। उसके अंदर एक बात है सर, आपने जो बताया यकीनी तौर पे आपका हल्का है तो आपकी सूरत हाल है, क्योंकि ये जो बात शुरू में बहरिया टाउन के हवाले से कि मैं जिस तरह बताऊं कि एक निजी कंपनी इस पर है, एक बिजनेस एंटरप्राइज है, उसके जो अपने ऑब्जेक्टिव्स यकीनी तौर पर उस पर सर मैं आपकी बात काट रहा हूं, अपने मलिक रियाज साहब अपने काम से काम रखें, इनके ऊपर बेशुमार इल्जामात हैं कि इन्होंने हाईवे पे जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं, ये सिंध गवर्नमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, देखें हमने वसीम अख्तर साहब को अप्रोच किया क्योंकि जर्नलिस्टिक रिस्पांसिबिलिटी है, वसीम अख्तर साहब अगर ये इल्जामात हैं वो जवाब दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं। मैं बहरिया टाउन पे ये प्रोग्राम में उसके इल्जामात पर भी नहीं कर रहा हरगिज़। मैं पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं कराची के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एमक्यूएम को ये फंड्स मिल जाएं अगर 25 अरब के वफाकी हुकूमत से, और एमक्यूएम को फिर ये 10 बिलियन के फंड्स मिल जाएं, और लेट्स नॉट डिस्कस कि वो किस दर से कैसे मिल रहे, लेकिन एमक्यूएम को मिल रहे हैं, तो आपकी पार्टी को कितना खतरा इस वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? ये 35 अरब रुपए कराची में लगेंगे तो एमक्यूएम का वोट बैंक बढ़ जाएगा। देखिए सबसे पहली बात यह है कि इनके जो पुराने साथी मुस्तफा कमाल साहब वो 2-4 दफा नहीं काफी दफा कह चुके हैं कि मेयर साहब तो खुलेआम कमीशन मांगते हैं, कभी वो 7% का बताया जाता है, कभी वो 10% का बताया जाता है। मेयर का कह लें, केएमसी का कह लें कि इनका डिपार्टमेंट कमीशन जो है वो डिमांड करता है। अगर 7% की भी बात आती है तो 10 अरब रुपए के ऊपर तो 70 मिलियन सीधे सीधे हो जाते हैं ये। तो सवाल ये है कि अगर इसी तरीके से इलेक्शंस होने जा रहे हैं और सियासी जमातों को जिनके ऊपर बेशुमार इल्जामात हैं, मेयर साहब के ऊपर खुद बहुत सारे इल्जामात हैं, खुद बहुत सारे इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से अगर इलेक्शंस होने जा रहे हैं तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो ना ऐसे 2 नंबर वसाइल हैं कि अरबों रुपए मिलेंगे जनाब, और काम क्या होगा। आप मुझे बताएं कि 9 साल में कराची को आपने क्या दिया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो उसने एक शारे फैसल का रोड बना दिया है, एक उन्होंने तारिक रोड का रोड बना दिया, तो कहते हैं कि पूरा कराची जो है ना हमने बना दिया। ये पैसे वसीम अख्तर साहब कराची पे लगाएंगे, आपको लगता है ये 10 बिलियन और जो 25 बिलियन वो अलग है, वो तो खैर वफाकी गवर्नमेंट के पैसे हैं, वो तो फिर उसको गवर्नर साहब खुद भी मॉनिटर करेंगे। तो आपको लगता है कराची शहर बेहतर होगा कि आप कराची से आप हैं ना, देखें कराची शहर में पैसा लगा कहां है। जो जमात एमक्यूएम कहती रही कि शहर हमारा है, हमने शहर को बनाया, मेयर का जब दौर था, जब मुस्तफा कमाल का भी दौर था, तो उसमें क्या काम हो गया? आप 3, 4, 5, 6 अंडरपास बोलेंगे जो बने, उसके अलावा क्या काम हुआ? आज कराची के अंदर आप देखें जो सबसे बड़ा मसला है, देखें बात यह कि बेसिक नेसेसिटीज क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। अब पिछले दिनों मालूम चला है कि 98 मिलियन डॉलर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके शहर में दरख्त लगा रहे हैं। अब अक्ल का हाल देखो ये है कि पूरे शहर के पास पीने का पानी साफ मुयस्सर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा हुई है उसका हाल देख लें, पोलियो वायरस आपको पूरे कराची के अंदर उसके सीवेज के अंदर मौजूद है। आप कहते हैं कि 98 मिलियन डॉलर आप जो है ना वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके शहर में दरख्त लगाएंगे, आपके पास लोगों को पीने का पानी नहीं है, आप दरख्तों को पानी कहां से देंगे? आपका दिमाग काम कर रहा है? आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है। पूरे शहर का अगर आप हाल देखें, जो कचरे के ढेर देखें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट साउथ हो, आपकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। इख्तियारात नहीं है, मेयर कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, फिर वो भी पता नहीं है वल्लाह आलम सियासी बयान है या बदल जाएगा आगे चलकर, पता नहीं, लेकिन नहीं, कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं है। देखिए अगर आपके पास इख्तियारात नहीं है तो मेयर साहब आप रिजाइन करें, क्योंकि आपका तो नारा यह था कि मेयर तो अपना होना चाहिए, तो आपका अपना मेयर एमक्यूएम का आ गया। अब आप ये रोना डालते हैं। मैं आपसे फिर कहूंगा, मैंने एक दफ़ा पहले भी आपसे कहा है कि सिंध असेंबली के अंदर जब आपसे इख्तियारात लिए जा रहे थे तो आपका मेयर जो है वो आपका जो गवर्नर है वो पाकिस्तान छोड़ के दुबई चले जाता था, कायम मुकाम गवर्नर जो है वो स्पीकर साहब बनते थे और आपके इख्तियारात ले लिए जाते थे। सिंध असेंबली में बैठे हुए आपके जो नुमाइंदे थे, आपके जो MPs होते थे, वो अपोजिशन का रोल नहीं प्ले करते थे। आपके जो पार्लियामेंट्री लीडर है वो असेंबली में मौजूद नहीं होते थे और आपके ये कानून पास हो जाते थे। अवाम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। कराची का सत्यानाश करने के अंदर अगर कोई शामिल है, 2 जमातें हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, इन दोनों जमातों ने जो है ना इस शहर का सत्यानाश किया है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि पाकिस्तान की आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जो रोल सहाफ़ियों ने प्ले किया है, जो रोल मीडिया ने प्ले किया है, अब इनको मौका नहीं मिलने वाला है। ये पूरे सिंध में इनकी पहचान नहीं होगी। साहब आपसे पूछना चाहूंगा, आपके नजदीक क्या मेयर कराची का जो ये सडन चेंज ऑफ हार्ट है, सडन चेंज ऑफ पॉलिसी है, साहब आप इसने किस तरह इसे इंटरप्रेट करती हैं? वो पहले सिंध गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं उसी मकसद पर, और फिर वो खुद कुछ वही काम करते हैं और वो बोलते हैं कि ये अब मैं सही कर रहा हूं। अचानक इतनी बड़ी कलाबाजी, अचानक इतना बड़ा यू टर्न, ये इसकी आपको लॉजिक समझ में आती है नुसरत अब्बासी साहबा? क्या ये कुछ पसे पर्दा पॉलिटिक्स हुई है या क्या हो रहा है आखिरकार जो वसीम अख्तर साहब ने इनिशिएटिव लिया? हाँ, थैंक यू सो मच सैफान। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसके पीछे लॉजिक जो है वो क्या है वो समझ आ रही है, बिल्कुल समझ आ रही है। इतनी बेवकूफ का जवाब नहीं है। बहुत सालों से
एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने कराची के अवाम को बेवकूफ बनाया और बेइंतहा बनाया। मफादात के लिए, अपनी वजारतों के लिए, अपनी पावर के लिए, अपनी रिसोर्सेज के लिए उन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने कराची को निचोड़ डाला। यकीन माने जितना भी रेवेन्यू कराची देता है उस हवाले से अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर कराची पर लगाती तो आज कराची इस तरह नहीं रो रहा होता जैसे हम रो रहे हैं कि कराची में कचरा जगह जगह पड़ा हुआ है, सड़कें टूटी हैं, पानी पीने का नहीं है। यहाँ पर पैसा सिर्फ, यानी वही जो कहते हैं ना कि वो वाली गाय है उनके लिए, जो भैंस है जिसको सिर्फ दूध देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उस बेचारी को खाने का चारा तो देते ही नहीं है लोग, और वो चारा जाता है इनकी अपनी जेबों में जा रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, जैसे कासिम पार्क वाला मसला हुआ था उस वक्त तो बड़ी हमने दूसरी स्टेटमेंट सुनी। अब जनाब जो रियाज साहब जो पहले ही कंट्रोवर्शियल शख्सियत है, जिनके लिए पता चला कि जनाब उन्होंने पता नहीं कितने सारे गांव तबाह बर्बाद करके बहरिया टाउन बना दिया, फिर पता चला नूरी आबाद वाला जो ये इनका पावर प्लांट बना है उसके पीछे कितनी बर्बादी है, उसके पीछे कौन है, ये कौन फ्रंटमैन बने हुए हैं और किसको ये फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। तो भाई हमारे सिंध में खास तौर पर पीपल्स पार्टी इसने तो तबाह किया, इसने निचोड़ा, खाया पिया, इनके फ्रंट में निकले और फिर कराची में बाकायदा दोनों पार्टियों ने मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा क्योंकि देखिए हमारे पास अभी ना कोई एविडेंस, ना कोई कोर्ट जजमेंट ऐसी है जिसके बाद हम किसी पर ये कह सकें कि वो साबित हो चुका इल्जाम है यकीनी तौर पर, और उस तरफ से कोई मौकिफ लेने के लिए हमने ना राब्ता किया ना कुछ है। तो मैं बहरिया टाउन पर नहीं, लेकिन मैं वसीम अख्तर साहब, क्योंकि हमने उनसे राब्ता किया है और उनसे पूछा है कि आपकी सडन चेंज ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, तो अगर आप कमेंट वसीम अख्तर साहब पर करें कि क्योंकि वो तो एक प्राइवेट एंटिटी है, वो उस पर मुझे कमेंट नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि हमने ना उनसे राब्ता किया ना कोई सवालनामा भेजा इसके पीछे क्या मकसद है। लेकिन वसीम अख्तर साहब तो पब्लिक ऑफिस होल्डर है ना अनुसा साहबा, वो 10 अरब रुपए कराची में लगाएंगे तो कराची बेहतर होगा, इसमें आपको तनकीद क्या लग रही है? अगर वो 10 बिलियन रुपीज से कराची का कचरा साफ कर दें वसीम अख्तर साहब, तो इसमें क्या बुरा है? और अगर इस वजह से उन्होंने अपने पॉलिसी स्टैंड चेंज किया तो इज इट एनीथिंग रॉन्ग इन दिस? देखिए आप ना करें, लेकिन हमें तो आप नहीं रोक सकते ना किसी पर भी तनकीद करने के लिए या किसी की हकीकतें आवाम को बताने के लिए, वो तो हम बताएंगे। दूसरी बात आप देखिए, वसीम अख्तर साहब ने पहले 100 दिन का टारगेट लिया था, आपको याद है 100 डेज, वो 100 डेज गिनते 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 आखिर 100 दिन हो गए कि हम कराची को साफ कर देंगे, इसका कचरा उठा दें। भाई खुदारा ऐसी क्या प्रॉब्लम है, ऐसी क्या मसाइल आप हैं जो आप कराची का कचरा नहीं उठा सकते? एक कचरा जिसके लिए आप चाहें तो बहुत सारी बाहर की एनजीओ है, एजेंसीज हैं जो ये सारा काम करने के लिए तैयार है। भाई इसमें बड़ा मुनाफा है, इसमें बहुत जबरदस्त किस्म की फायदे उठाए जा सकते हैं अगर आपकी विल हो, लेकिन यहाँ पर विल नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, अगर एक पार्टी कुछ करने लगती तो दूसरी पार्टी उसके आगे रोड़े रटकाती। एक कहती है हमने सफाई की, दूसरे ने गटर में बोरियां भरवा दी, पत्थर भरवा दिए, फिर दूसरी कहती है खुदा का वास्ता है तुम लोगों ने आपस की जंग, जब मिलते हो आपस में तो एक हो जाते हो, फिर कुछ भी नहीं है, फिर सब अच्छा है, और जब अलग होते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ इतने हो जाते हो कि उसमें कराची की आवाम पिसती है। बिल्कुल सही बात आपने की, तर्जुमानी भी सही की, लेकिन ये जो इस पर रोना है खुर्रम शेख जमान साहब के हमारे पास इख्तियारात नहीं है, और ये जिसके बारे में एक नहीं कई बार बल्कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का भी कहा गया एक पॉइंट यही है जी। आपको लगता है खुर्रम शेख जमान साहब ये बात अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी जो बिलखुसूस जो वोट बैंक है कराची का, उनको लग रहा है कि ये बात में दम है कि कराची में इस वक्त मेयर के पास इख्तियारात नहीं है, और ये बात को नई है? क्या उनको पता नहीं था जब वो मेयर बन रहे थे, या अब उनको पता चला ये बात, और क्या लोग एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि लोग जो है ना ये सारा तमाशा समझ चुके हैं। देखिए कराची के लोगों को आप क्या समझते हैं, कराची बड़ी बाशऊर कौम है ये, कराची में रहने वाले जो लोग हैं, और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। कराची के लोगों को बड़ा पागल बनाया है, बहुत बेवकूफ़ बनाया है। यहाँ पे लोगों को डराया है, यहाँ पे लोगों को धमकाया है, यहाँ पे लोगों के साथ बदमाशियाँ करी हैं, भत्ते लिए हैं। किस तरीके से कराची के लोगों ने ज़िंदगी अपनी पिछले 20 साल में गुजारी हैं। अभी अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि हमारी जो है ना उस सारे माफिया से जान छुटी है। अब कराची वाले जब निकलेंगे बाहर इलेक्शंस के दिन ना, तो उनको इस बात का खौफ और डर नहीं होगा कि हमारा वोट पहले से दल चुका होगा। अब कराची के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। जो जमातें इस शहर के अंदर फेल हो चुकी हैं, अब उनको वापस मौका नहीं मिलने वाला है। मेयर साहब ने हम बहुत बातें कर ली, इख्तियारात नहीं, इख्तियारात नहीं, इख्तियारात नहीं। खुदारा आप रिजाइन क्यों नहीं करते हैं? आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप बैठ के तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? आप ये सारे प्रिविलेजेस क्यों ले रहे हैं? आगे पीछे आपके लोग भाग रहे दौड़ रहे हैं, आपने इतने खर्चे अखराजात बनाए हुए हैं, आप टैक्स पेयर्स के पैसे का क्यों इतना ज़िया कर रहे हैं? आप रिज़ाइन करें मेयर साहब, अगर आपके इख्तियारात नहीं है तो,
वरना जनाब आला आप काम करें, आपकी जिम्मेदारी है, आपको आवाम ने वोट दिया है। अगर आप नहीं करेंगे तो आइंदा आपको कोई मौका नहीं मिलने वाला है। हम जानना चाहते हैं, हम कराची के शहरी, हम टैक्स पेयर्स हैं, कि मलिक रियाज 10 अरब रुपए इसके पीछे क्या है, क्या इसके ऊपर तहकीकात की जाए। हम तो डिमांड करते हैं ना, हमें बताया जाए। दूसरा, जो 25 अरब रुपए PMLN दे रही है, वो किस लिए PMLN ने दिया हमें नहीं पता। वो सिर्फ इसलिए दिया हुआ है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर जो है वो MKM इनको सपोर्ट करे। अब क्या PMLN ये बात जानती नहीं है कि उनको इतनी अक्ल नहीं कि कराची वालों ने तो अब MKM को वोट ही नहीं देना है? ये किसके वोट के ऊपर इस वक्त बैठे हुए हैं? लिहाजा ये कराची से तमाशा अब ख़त्म होना चाहिए। कराची के शहरियों का जो हक है, ये देखें, ये हड़तालें कराना, रोडों पे खड़े होकर तमाशे करना, असेंबलियों में खड़े होकर खाली अपनी जो ना वीडियो मीडिया कवरेज लेना, अब लोग बेवकूफ़ नहीं बनने वाले हैं। कराची तब्दील हो चुका है, नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। ये सब कुछ अब बिल्कुल नहीं होने वाला है। हमें कराची के अंदर साफ़ पानी चाहिए पीने के लिए, हमें कराची शहर साफ़ सुथरा चाहिए, हमें कराची के जो स्कूल हैं उनके अंदर बच्चों के लिए फर्नीचर चाहिए। एक बात मैं आपको आखिर ऐड करूंगा, हमारी जो सिंध हुकूमत है उसका ये बुरा हाल है कि आज मेरे पास ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स की जो ना टीचर्स की पेरेंट्स एसोसिएशन आई हुई थी। अब वो बता रही है कि एक साल के अंदर 30% जो है प्राइवेट स्कूल जो है ना वो फीस बढ़ा रहे हैं। अब उसके ऊपर जो आपका एजुकेशन मिनिस्टर वो खामोश बैठा हुआ है। 5% फीस बढ़ रही है, 4 महीने के जो ना पैसे पहले मांग रहे हैं। वो जाम मेहताब सा पता नहीं कौन सी दुनिया में जाके सो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है वो पता नहीं क्या कर रही है। ये हम तवक्को रखते हैं इस पर भी एक्शन होगा। मैं शुक्रिया अदा करते हुए खुर्रमशेर जमान साहब का और नुसरत अब्बासी साहब का प्रोग्राम में ब्रेक की तरफ, हमने अहम तरीन मसला उठाया इस वक्त, सडन चेंज ऑफ कार्ड, सडन चेंज ऑफ हार्ट, सडन चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी क्यों हुई, आखिरकार क्या वजह पड़ी कि पहले जिस पर आप तनकीद करते थे आज आप वहां उसी के तहत कराची की बेहतरी करें, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं ये वसीम अख्तर साहब? ये हमने आपसे पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो सिंध हुकूमत क्या समझती है, सिंध गवर्नमेंट का मौकिफ क्या है इस बारे में, वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ रहिए। MOU सिर्फ बैकलॉग रिमूवल के लिए है। शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कराची के जख्मों पे अगर मरहम रख रहा है कोई तो मलिक रियाज साहब है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं वसीम अख्तर साहब, जो कि काफी क्रिटिसिज्म करते थे जब सिंध हुकूमत ने बाग इब्न कासिम के हवाले से एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक हवाले से नोटिफिकेशन निकाला था उसको हैंडओवर करने के बहरिया टाउन के, तो यही वसीम अख्तर साहब थे जिन्होंने बड़ी नफरत का इजहार किया था। हम सब चाहते हैं कराची शहर डेवलप हो, लेकिन जो रिसेंट मुआहदा इस पर वसीम अख्तर साहब ने किया है उसके पीछे यकीनी तौर पर इंटेंशंस क्या हो सकती है हम नहीं कह सकते। इससे कराची की डेवलपमेंट होगी या MKM कोई नई सियासत कर रही है? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो एक मेयर कराची के जो रवैये में तब्दीली है, आप जो भी यू टर्न कह लें इसको, इसके पीछे वजह क्या कारफरमा है? ये इलेक्शन करीब है, ये वजह है, इसके पीछे कोई और वजह है सियासी? सिंध हुकूमत क्या मौकिफ रखती है ये जानते हैं। नासिर शाह साहब जो कि वजीर इत्तलात सिंध हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त खुश तौर पर। नासिर शाह साहब, आपके नजदीक वसीम अख्तर पहले आप पर तनकीद कर रहे थे कि आप लोग क्यों मुआहिदा कर रहे हैं, क्यों आप सिंध को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रहे हैं, आप जो है आपने क्या बहरिया टाउन को प्राइवेटाइज कर दिया सूबे सिंध की हुकूमत को, अब वो खुद ये कर रहे हैं, ये वजह क्या है? क्या ये यू टर्न जरदारी साहब ने करवाया है या उन्होंने खुद किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखिए, ये तो आप उन्हीं से पूछें कि वो इस तरह का यू टर्न कैसे हुआ। आपको याद होगा जब कुछ अरसा पहले यानी हमारे जो मलिक रियाज साहब हैं, इन्होंने 2 यूनिवर्सिटीज़ अनाउंस की थी और जिसका नाम उस गद्दार वतन के नाम पर रखा गया था जी, जिसको बाद में हमने असेंबली में चेंज किया उनके दोनों नामों को, कराची यूनिवर्सिटी में जो बन रही थी और दूसरा हैदराबाद में जो बन रही थी। तो उस वक्त तो ये अगर आपको याद हो तो इन्होंने जो प्रोग्राम किया उसमें मलिक रियाज को चीफ मिनिस्टर सिंध बनाने की बात कर रहे थे, गवर्नर सिंध बनाने की बात कर रहे थे। और बाद में जब ये बागे कासिम की बात आई या और भी काफ़ी इश्यूज थे, अब बागे कासिम को अब इन्होंने जो रुकवाया है तो क्या अभी इन्होंने ऐसा बना दिया उसको कि लोग वहाँ पे आके बैठ सकें, तफरी ले सकें, एंजॉय कर सकें? वो तो वैसे ही बयाबान और उसकी हालत तो आपके सामने ही है। तो एक अच्छा काम करने जब सिंध गवर्नमेंट जा रही थी, उन्होंने एग्रीमेंट किया तो आपने देखा इन्होंने कितना शोर उस पर मचाया। हालांकि हम चाह रहे थे कि इनको भी ऑन बोर्ड उसमें हों, जाहिर है मेयर हैं, हमें उनके लिए बहुत इज्जत है,
उनके पास मैंडेट है यहाँ का, लेकिन जब कोई अच्छी चीज़ होने को जा रही हो और अगर वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट करे तो उसमें इनको बहुत सारी बुराइयां नजर आती हैं, और जब वही बात ये खुद कर लें तो उसमें अच्छाइयां आ जाती हैं। ये तो आप उनसे सवाल करें। लेकिन शाह साहब मैं उनसे पूछता सवाल, लेकिन भाई ये क्या हो गया? ये नासिर साहब मुझे बताइएगा, क्योंकि ये भी एक बात सामने आई थी खबरों कि मलिक रियाज साहब ने खुद कहा कि जरदारी साहब ने भी उनको कहा है कि ताउन किया जाए मेयर कराची के साथ काम कराने के लिए कराची के मसाइल में। तो ये 10 बिलियन जरदारी साहब के कहने पर क्या वसीम अख्तर साहब को मिले? यानी मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि सिंध हुकूमत का या पीपल्स पार्टी का रोल इसमें क्या था? ये 10 बिलियन के अंदर ऐसा कोई है क्या? ये गलत है ये बात? सिंध गवर्नमेंट में आप जी ऐसा कोई रोल नहीं है हमारा। सिर्फ ये ज़रूर है कि इनके पास जाहिर है इस वक्त मेयर हैं और ये मैंडेट इनके पास है। आपने देखा होगा जब सफाइयों की मुहिम शुरू हुई तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मलिक रियाज साहब ने कहा कि मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में ये सफाई करना चाहता हूँ, तो हमने उन्हें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल दिया, जो कि जाहिर है MQM का ज़्यादा वोट बैंक है वहाँ पे। और आसिफ अली जरदारी साहब हों, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हों या हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे बेहतरी आए। और इसके लिए अगर मेयर साहब को भी ऑन बोर्ड लेना पड़े तो हमने तो हमेशा दरवाजे खुले हैं। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत सारे इश्यूज़ में उनको अपने साथ रखते हैं, हम भी उनसे मुशावरत करते रहते हैं, लेकिन फिर जब थोड़ी सी पॉलिटिक्स बीच में आ जाती है तो बयानात इस तरह के आ जाते हैं कि अजीब किस्म के। हालांकि KMC को सबसे ज्यादा सपोर्ट सिंध गवर्नमेंट की है। आप अगर सिर्फ महीने को देख लें तो तनख्वाहों की मद में 30 से 50 करोड़ महाना चीफ मिनिस्टर साहब या हुकूमत सिंध देती है। इनके जितने इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं वो सिंध गवर्नमेंट देती है, और उसके अलावा भी हम मुख्तलिफ चीज़ों में इनकी सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन जब उनको कोई बात होती है तो वो आ जाते हैं जी इख्तियारात में ये है वो बात है। एक और बात, ये जब सिस्टम बना, ये जो नया बल्दियाती सिस्टम जो भी है, तो इसमें तो सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि भाई इसमें ये इख्तियारात हैं। अगर इनको इस पे कोई एतराज़ था तो ये इलेक्शन में हिस्सा ही ना लेते। शाह साहब ये बताएं कि फिर यानी मलिक रियाज साहब के बारे में हम सब जानते हैं कि उनकी आसिफ जरदारी साहब से क्लोजनेस है। अगर वो MQM पाकिस्तान से क्लोज होते हैं तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए, सियासी तौर पे पूछना चाह रहा हूं, कि पीपल्स पार्टी और MQM भी आइंदा वक्तों में करीब होंगे या फासले दूर होंगे इस हवाले से? शैल वी एक्सपेक्ट दिस? ये उनकी दोस्ती हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब से होना कोई गुनाह तो नहीं है, और उनकी सबसे न्याजमंदी का कारोबारी जो लोग होते हैं उनका सबके साथ राब्ते होते हैं। मैं इस बुनियाद पर जो आपकी दूरियां MQM से वो कम हो जाएंगी ये पूछना चाह रहा था। ये तो आप की जिस बात पे मलिक रियाज साहब इनको लाए हैं साथ, वो जादू की छड़ी तो आप मलिक साहब से पूछें या वसीम भाई से पूछें, लेकिन तो मुझे इल्म नहीं। लेकिन एक अच्छी चीज हो रही है, एक चीज मैं बता दूं, ये अच्छी चीज हो रही है, अप्रिशिएट करता हूं, मैं तो सपोर्ट करता हूं कि ये जो 10 अरब का पैकेज बता रहे हैं ना, मेरे ख्याल में जो 10 मिलियन का क्लीन कराची रियाज साहब वाली, या इसमें हाँ तो इसमें और मजीद इजाफा होना चाहिए। साहब ये बताएगा सर, दूसरे जो लोग हैं, ये जो इलेक्शन करीब है नासिर शाह साहब सरवत हैं कराची के लोग, उनको भी सामने आना चाहिए। नासिर साहब इलेक्शन करीब हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि आप सियासत को बेहतर समझते हैं, खुद भी आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, नैरेटिव जो बिल्डिंग होती है उसको भी, सर इलेक्शन से पहले MQM का ये 25 अरब का वो जो वफाकी हुकूमत वाला, जिसके बारे में वो इस तरह से क्रेडिट लेते हैं जैसे उनकी कोशिशों से आया वफाकी हुकूमत से, और ये 10 अरब वाला, सर ये पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल को बालाए ताक रखकर ये तमाम मंसूबे जो 35 या 40 अरब के होंगे, एज सिंध गवर्नमेंट आपको लगता है कि MQM यहां पर जगह बना सकेगी? यानी वो जो माइनस लंदन वाला जो गैप है उसको फिल करने में ये 35 अरब कामयाब होंगे किसी तरह से? नासिर शाह साहब, लोग समझते हैं, ये भले जितना वावेला करें, लोगों को अंदाजा है कि कराची की तबाही के जिम्मेदार कौन है। जिस इदारे जो 2005 में खुद कफील थे, क्या हुआ कि वो बिल्कुल तनख्वाह देने के काबिल नहीं रहे, कोई उनमें किसी किस्म की वो सकत नहीं रही कि वो लोगों को डिलीवर कर सके। वो सिर्फ इनकी वजह से, MQM की वजह से, कि इन्होंने हजारों लोग वहां भर्ती कर दिए और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे हुआ है। ये बात कराची के लोगों को समझ में आ गई है। सर ने जो भी जिस तरह कहा कि मंसूबा बड़ा अच्छा है और हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ये तमाम चीजें हो, हम भी यही कहते हैं अच्छी बात है,
लेकिन हमने वसीम अख्तर साहब से कोशिश की कि वो आए प्रोग्राम में, लेकिन वो नहीं आ सके। उनके बाकायदा ऑफिशियली हमने कहा हम प्रोग्राम में फिर बोलते हैं, प्लेटफॉर्म हाजिर है। लेकिन नासिर शाह साहब, एक आदमी को आप कहते हैं कि वो जमीनों पर कब्जे करता है, एक आदमी पर आप संगीन इल्जामात लगाते हैं, आप उस वक्त की सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हैं कि ये हुकूमत जो है वो प्राइवेटाइज कर रही है, फिर उसी शख्स से वो बिल्कुल साफ सुथरा भी है, आप ही ने इल्जाम लगाए, फिर उसी पे जाकर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डील्स करते हैं और कराची की बेहतरी के लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स ऑफ यू टर्न है इस वक्त आपके नजदीक, नासिर शाह साहब, कराची की आवाम इसको रिजेक्ट कर देगी, बिल्कुल सरेआम इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? देखिए, मैं आपके चैनल को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिन्होंने ये चेहरे बेनकाब कर रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं कि सच क्या है, ये वही लोग हैं जब उसने यूनिवर्सिटियां अनाउंस की तो उसको गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कह रहे थे, और जब कोई और अच्छी बात होती है तो ये जो आपने इल्जामात लगाए सब लगाते हैं। अब जब कोई जादू की छड़ी या कोई और चीज हुई तो अब उसकी तारीफें कर रहे हैं। ये तो आप उनसे पूछें, और कराची के शहरी, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो इनसे जरूर पूछें कि भाई ये क्या हो गया कि पहले आप कह रहे थे कि ये सारा कुछ इसने तबाही के जिम्मेदार हैं और आज आप उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसके पसे पर्दा क्या है? सर, जादू की छड़ी आप कह रहे हैं बार बार, आप यानी आपको लगता है कि ये मतलब जादू की छड़ी से मतलब आप कहना क्या चाहते हैं नासिर शाह साहब? कि क्या कोई जादू हुआ है? ये कोई जादू तो उसी को कहते हैं जो बिल्कुल जिस पर यकीन ना हो, जिसको हैरान कर दे, जो आपको चौंका दे, ऐसा लगता है आपको नासिर शाह साहब? तो ये इस बात ने आपको चौंकाया या नहीं चौंकाया कि जो कुछ अरसा पहले उनको पता नहीं क्या से क्या कह रहे थे और अब तारीफें कर रहे हैं, तो यही चौंकाने वाली बात है जिसकी मैं निशानदेही कर रहा हूं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया नासिर शाह साहब प्रोग्राम में और अपना मौक़िफ़ दिया। इस हवाले से नासिर शाह साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, वज़ीर इत्तलात सिंध, और इस अहम तरीन मसले पर हमने कोशिश की कि तमाम पार्टी से भी ले सके। हमारा मकसद सिर्फ ये है जी कि कराची शहर की बेहतरी के लिए जो भी काम हो रहा है वो वेलकम है, लेकिन जहां पॉलिटिक्स में जो यू टर्न्स होते हैं वो क्या मफादात के लिए हैं या फिर इस शहर की बेहतरी के लिए हैं? मफादात से ज़ाती मफादात मुराद है या फिर कराची शहर की बेहतरी इस वक्त मुतवक्के है इन मंसूबों से? ये सवाल उठाया। हमने कोशिश की कि वसीम अख्तर साहब आएँ और बताएं इस बारे में, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमने ऑफिशियली ये चैनल से कोशिश करी और अभी भी प्लेटफॉर्म हाजिर है कि वो जवाब दे सकें कि आखिरकार इतना बड़ा यू टर्न उनकी पॉलिटिक्स में क्यों आया। फॉर फीडबैक यू कैन राइट ऑन फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।